आइए मैं लेकर चलती हूँ आपको मेरी रचनात्मक प्रक्रिया की एक छोटी सी यात्रा पर। इस 3 भाग की श्रृंखला में आप जानेंगे कि मैं किस प्रकार एक बड़े ऑर्डर को शुरू से लेकर अंत तक संपन्न करती हूँ। ये एक टेक्सटाइल बेस्ड ऑर्डर है, इसलिए स्केचेस से शुरुआत करते हैं। फैब्रिक स्वॉचेस से होते हुए हम अपने गंतव्य तक पहुँचेंगे, जहाँ पर हमें हमारे फिनिश प्रोडक्ट्स मिलेंगे। आज जिस दिन मैं आपसे बात कर रही हूँ, मुंबई में एक खुला और सनी दिन है, लेकिन जिस दिन हमने शुरुआत की थी यानी 3 दिन पहले, दिन इतना नॉर्मल नहीं था। उस दिन बारिश मुंबई में बिना बुलाए मेहमान की तरह आ धमकी थी और मेरे टेबल पर रुका हुआ था ये ऑर्डर जो कई दिनों से मेरा इंतजार कर रहा था। इसलिए बिना विलंब रिवाइंड करते हैं तीसरे पन्ने से पहले पन्ने पर। मुंबई में इस वक्त गर्मी का मौसम आधिकारिक रूप से खत्म नहीं हुआ है, लेकिन आसमान में कई दिनों से हलचल सी है। आज सुबह तो बारिश जोरों से बरसी, सड़कों पर पानी भर गया, नई मेट्रो भी थम सी गई। ऐसे मौसम में मेरा मन हमेशा रंगों की ओर मुड़ जाता है। पिछले कई दिनों से इस परियोजना को पूरा करने का संकल्प मन में है। देख रही हूँ पर शुरू नहीं कर पा रही। किसी विद्वान ने मुझसे कहा था कि अनिश्चितता प्रोक्रेस्टिनेशन की जननी है। आज इस बदरंग दिन में रंग भरने का विचार आ ही गया है, तो यात्रा भी शुरू कर देते हैं। सबसे पहले एक छोटा सा नक्शा यानी टू डू लिस्ट। चीज़ों की सूची में है कुछ कुशन्स, एक टेबल क्लॉथ और मेरी खास पैचवर्क विधि द्वारा बने रनर्स। और अब आता है मेरे प्री प्रोसेस का सबसे पसंदीदा हिस्सा। प्रोजेक्ट्स असल में बन जाएं उसके पहले रंगों द्वारा उनकी एक झलक पा लेना। सबसे पहले मैं अपने सोचे हुए डिजाइन को वाटर कलर द्वारा पेपर पर उतार लेती हूँ। श्रेष्ठता यानी परफेक्शन के लिए नहीं, ये स्टेप मैं केवल अपने डिजाइन को सजीव महसूस करने के लिए करती हूँ। इतनी सी शुरुआत से ही लगता है जैसे रास्ता दिखने लगा है और मंजिल कुछ करीब सी लगती है। इन रनर्स की अंतिम रूपरेखा क्लाइंट के साथ विस्तृत चर्चा के बाद तय की गई है। ये विंटेज, ट्राइबल और संग्रहणीय कढ़ाई से बनाए गए रनर्स और थ्रोज मेरे स्टूडियो के सबसे लोकप्रिय प्रोडक्ट्स में से एक हैं। वक्त है कि स्केच को असली कपड़ों के साथ स्वॉच करके देखा जाए। ये धारीदार विंटेज गज्जी सिल्क का कपड़ा जो मैंने एक पुराने कच्ची कंबल से निकाला है, इस हरे बनारसी मूगा सिल्क के रनर की किनारे के लिए एकदम उपयुक्त है। और इस पूरे रनर को एक सूत्र में पिरोने के लिए हम इस लाल जामावार फैब्रिक का इस्तेमाल करेंगे। इन सारे कतरनों को एकत्र करना मेरे लिए एक तरह का डॉक्यूमेंटेशन मात्र नहीं है, ये एक ऐसा तरीका है जिससे हर पीस की कहानी का एक विवरण बना रहे, साथ ही डिजाइन किसी ठोस चीज से जोड़ी जा सके। बाद में जब भी मैं या कोई क्लाइंट इस डायरी को देखें तो ये छोटे छोटे कपड़ों की कटिंग्स और ये स्केच उस असली पीस की चमक, टेक्सचर और कहानी को अपने आप में ही बयां कर सके। जैसे जैसे मैं स्केच में इस पुरानी कढ़ाई की बारीकियों को भरने लगती हूँ, मुझे हैरानी होती है कि कैसे ये पारंपरिक बंजारा एम्ब्रॉयडरी पैनल अपने देहाती तोतों के साथ इतने सुंदर ढंग से जुड़ रहा है और बाकी सभी एलिमेंट्स के साथ कंट्रास्ट भी कर रहा है। मुझसे अक्सर ये पूछा जाता है कि ये सारे मटेरियल्स मैं कहाँ से लाती हूँ, तो इनको एकत्र करने के लिए मुझे कई साल लगे हैं, कई यात्राएं की गई हैं।
उदयपुर, जैसलमेर, अहमदाबाद, दिल्ली, कई बाजारों की खाक छानी गई है। इसमें वक्त लगता है और बहुत सारा पेशेंस। तो पहले रनर की योजना अब तय हो गई है और मुझे इस पर पूरा भरोसा है, क्योंकि इन्हीं एलिमेंट्स और रंगों के साथ पहले मैंने एक साड़ी बनाई हुई है जो काफ़ी खूबसूरत बनी थी। अब हम अपना अगला पीस तैयार करना शुरू करते हैं, जिसमें ये खूबसूरत कलमकारी फैब्रिक इस्तेमाल होगा। इसकी किनारी एक तरह की पैचवर्क से बनेगी, जिसमें कच्छ की विंटेज कढ़ाई के बचे हुए टुकड़ों को जोड़कर एक बॉर्डर तैयार किया जाएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, एक तरफ का बॉर्डर ऑलरेडी बन चुका है और मैं आपको ब्लॉग के अंत में दिखाऊंगी कि ये पैचवर्क बॉर्डर कैसे बनाया जाता है, क्योंकि थ्रो की दूसरी तरफ का बॉर्डर बनाना अभी भी बाकी है। और अब वो पूरी प्रक्रिया जो हमने पिछले रनर के लिए की थी, उसे पुनः दोहराने का वक्त आ गया है, फैब्रिक स्वॉचिंग और स्केचिंग की। इस बार बॉर्डर के लिए मैं पीले मटका सिल्क का इस्तेमाल करने वाली हूँ। पीछे की तरफ की बैकिंग कॉटन फैब्रिक की होगी, ताकि ये रिवर्सिबल पीसेस देखने में भी अच्छे लगें और मेंटेन करने में भी आसान हो। इससे इनके इस्तेमाल में भी एक विविधता प्राप्त होगी। जैसे वादा किया था, यहाँ एक झलक है कि मैं पैचवर्क बॉर्डर को कैसे तैयार करती हूँ। इसमें विंटेज कढ़ाई के बचे हुए छोटे छोटे टुकड़ों का इस्तेमाल होता है। ये टुकड़े इतने खास होते हैं कि इन्हें फेंकने का तो सवाल ही नहीं उठता। इन पैचवर्क के टुकड़ों में अक्सर ठिकरी या शीशे का काम होता है। छोटे से छोटा शीशा भी मशीन की धातु की सुई को तोड़ सकता है। मैं पूरी कोशिश करती हूँ कि सुई शीशों पर ना चले। ज़रूरत हो तो शीशों को हल्के से कैंची से तोड़ भी देती हूँ। और सिलाई के लिए हमेशा डेनिम वाली मजबूत सुई की इस्तेमाल करती हूँ, ताकि यह भारी भरकम और अनिश्चित लेयर्स संभाले जा सकें। अब इन टुकड़ों को मैं काटकर सजा रही हूँ, ताकि अंदाजा मिल सके कि फाइनल बॉर्डर किस तरह दिखेगी। कढ़ाई वाले कपड़ों को साधारण रंग के कपड़ों के साथ जोड़कर मैं अलग अलग तरह के संयोजन बनाकर देखती हूँ, और जो भी सबसे ज्यादा सुंदर और संतुलित लगे वही आखिरी रूप में तय हो जाता है। जब संयोजन पूरा हो जाता है तो सिलाई मशीन पर बैठकर एक एक टुकड़ा जोड़ना शुरू कर देती हूँ, और इस तरह रनर की किनारी पूरी हो जाती है। और अब वक्त है कि आज जिन तमाम हिस्सों पर हमने काम किया है उन्हें इकट्ठा कर टेलरिंग वर्कशॉप भेजा जाए, जहां इनका अंतिम रूप तैयार होगा। इसी के साथ इन 3 भागों की श्रृंखला का पहला भाग समाप्त होता है और मेरा आज का दिन भी यहीं पूरा हो जाता है। ब्लॉग के अगले संस्करण में हम एक टेबल क्लॉथ पर काम करेंगे और आज तैयार किए हुए सभी पीसेस को वर्कशॉप तक पहुंचाएंगे। और जी, मेरी तो हुई छुट्टी। अब मैं बस एक कप चाय के साथ बैठकर बारिश का आनंद लेने के लिए तैयार हूँ।